आज हम आरोह पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड से आलोक धनवा जी की कविता पतंग पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पूर्व कुछ आलोक धनवा जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 2 जुलाई सन 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद में हुआ था। आलोक जी को हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। उनकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर के गुजरती हैं। भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां उनकी चर्चित प्रसिद्ध कविताएं हैं। आपकी पहली कविता 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष फिलहाल में गोली दागो पोस्टर कविता प्रकाशित हुई थी। आपकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी हुए हैं। अपने बारे में धनवा जी कहते हैं कि मैं इत्तफाकन एक कवि हूँ। मुंगेर के एक गांव में पैदा हुआ जो चारों तरफ से छोटे पहाड़ों से उतरने वाली छोटी छोटी नदियों से घिरा है। जब मुंगेर के जिस स्कूल में दाखिला लिया वहाँ भी गंगा से नज़दीकी बनी रही। इस प्राकृतिक वातावरण में कविताओं की रचना करना तो सहज स्वाभाविक बात है। इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान आदि प्रमुख हैं। पतंग आलोक धनवा जी की 3 हिस्सों में फैली एक लंबी कविता है, परंतु उसका तीसरा हिस्सा ही पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। इस कविता में आया हुआ पतंग शब्द असल में बहुत सी बातों का प्रतीक है। वह कल्पना, उमंग, उत्साह, उड़ान और विकास का प्रतीक बनकर कविता में नए अर्थ रचता है। बिंबों और प्रतीक विधान से भी कविता समृद्ध है। बच्चे यहाँ पर गिरते, उठते, संभलते हुए संसार की मुसीबतों का सामना करते हैं और जीवन जीने की तैयारी में दिखाई देते हैं। तो आइए जीवन राग से भरी ऐसी अद्भुत कविता का रसास्वादन करते हैं और उसके तात्पर्यों को आत्मसात भी करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया के सबसे पतला कागज उड़ सके। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन होता है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है। कवि कहता है कि शरद के प्रकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बाँस की सबसे पतली कमानी से पतंग उड़ा रहे हैं। इन पतंगों को उड़ता देख करके बच्चे सीटियाँ और किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमने देखा कि कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है।
उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविता के दूसरे काव्यांश में कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों में छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं। उस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में कवि कहते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि यह कहना चाहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपनी लचीलेपन के कारण बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। इस सौंदर्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है और भाषा में लाक्षणिकता है। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह कविता समझ आई होगी।